चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, ठीक है। तो उन एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ, बताते आएगा N2 था, फिर N2 प्लस N2 माइनस, फिर O2 प्लस O2 माइनस 1, O2 माइनस 2 एंड F2, ठीक है ना। चलिए, इसके अंदर एंट्रीज की बात करें तो बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18 एंड 18, ठीक है। आंसर्स की बात करें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेटा बॉन्ड ऑर्डर, और उसके बाद क्या लिखा था? मैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना। इनके जो आंसर आते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 9 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है, इसके पास 10 है, 4 है, 10, 5, 10, 5। देखो, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उनके आंसर भी सेम ही आने वाले हैं। जैसे इसके अंदर और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आंसर सेम आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं 10-6, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 10-7, यहाँ आएगा 10-8, यहाँ आएगा 10-8। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2.5, 2.5, 2, 1.5, 1, 1, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो सबसे पहले ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो बेटा पहला ये जो 13 है या 15 है या 15 है या 17 है, ये सारे के सारे क्या निकल के आएंगे बेटा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये सब क्या है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि बॉस वाला जो केस होता है, B2O2S2, इवन वालों में ये तीनों क्या रहेंगे बेटा? पैरा, बाकी सब क्या रहेंगे? डाया। तो यहाँ पर कोई B2 तो दिख नहीं रहा अपने को, O2 दिख रहा है, O2 कैसा आ जाएगा? पैरा। और S2 भी नहीं दिख रहा है, तो बाकी जितने भी इवन नंबर वाले वो सब क्या हो जाएंगे बेटा? डाया, डाया और डाया। तो ये केसेस आ जाते हैं, आंसर्स आ जाते हैं, जो कल आपको होमवर्क दिया गया था उसके ये आंसर्स, ठीक है। अब इन बातों को यूज करते हुए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। कल हम लोगों ने कुछ नोट में पॉइंट्स लिखे थे, उसमें लिखा था कि बॉन्ड ऑर्डर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो आइए अब उसी के ऊपर बात करते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, पहला पार्ट लिखे बॉन्ड ऑर्डर, पहला पार्ट लिखे बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा पार्ट लिखे बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहला पार्ट बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा पार्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, तीसरा पार्ट बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, फिर बॉन्ड एनर्जी चौथा पार्ट, एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ फॉर ठीक है। ये चार स्पीशीज आपके सामने लिखे हुए, O2 प्लस, O2, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। इन चारों के लिए आपको ये ऑर्डर्स बनाने हैं। सबसे पहले हमें किसका ऑर्डर बनाना है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें जो ऑर्डर बनाना है वो किसका बनाना है बेटा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। फिर हम लोगों को एक ऑर्डर बनाना है बेटा बॉन्ड स्टेबिलिटी का। फिर एक ऑर्डर बनाना है हम लोगों को बॉन्ड एनर्जी का, और एक ऑर्डर बनाना है हम लोगों को बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं, O2 प्लस, O2, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो अभी हम लोगों ने कल जो ट्रिक देखा था उस ट्रिक से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 15, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। याद करिए, 15 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर, 15 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है बेटा? 2.5। इसका क्या निकल के आता है? 2। इसका क्या निकल के आता है? 1.5। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आता है? 1। तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बनाना है तो बेटा एक बात बताइए, सबके बॉन्ड ऑर्डर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा O2 प्लस का, देन आ जाएगा O2 का, देन आ जाएगा O2 माइनस 1 का, देन आ जाएगा O2 2 माइनस का, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो गया। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जब तक अलग है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी। तो जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का आया है वही ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी का होगा, बॉन्ड एनर्जी का होगा, और बॉन्ड लेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे आंसर्स आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। नोट करें इसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का।
चलिए बेटा ना सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर N2 प्लस N2 एंड N2 माइनस डिटरमाइन, फॉर N2 प्लस N2 एंड N2 माइनस डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ bond order, correct order of bond order and bond stability, correct order of bond order and bond stability. इनके लिए आपको दो चीजें डिटरमाइन करनी है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकालना और एक बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बेटा N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, N2 प्लस में कितने होंगे 13 और N2 माइनस में कितने होंगे 15। याद करिए कल की ट्रिक में हम लोगों ने देखा था N2 जो है उसको हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2.5। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बेटा N2 का, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसको अपन ने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रख दिया, और बाकी दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा इक्वल, तो इसीलिए इसको इक्वल करके लिख देंगे। N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है बराबर, आप चाहे तो N2 माइनस पहले और N2 प्लस भी बाद में लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बॉन्ड ऑर्डर इनके क्या हो गए बेटा बराबर। अब याद करें जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा, तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड स्टेबिलिटी किसकी आ जाएगी N2 की। लेकिन इसके बाद इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है बेटा सेम, और याद करिए लास्ट पॉइंट हमने लिखा था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है इसका मतलब बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी। आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या देखना पड़ेगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए ये जो N2 प्लस है इसके अंदर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 4, N2 प्लस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 और N2 माइनस में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 5। और याद करिए हमने ये बोला था कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसमें से इसका मतलब ये हुआ कि N2 प्लस की स्टेबिलिटी क्या है बेटा ज्यादा, और N2 माइनस जिसके पास एंटी बॉन्डिंग ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम। तो ये ऑर्डर आ जाएगा इनकी बॉन्ड स्टेबिलिटी का। जो ऑर्डर बॉन्ड स्टेबिलिटी का आया है वही बॉन्ड एनर्जी का होगा, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ठीक उसका रिवर्स हो जाएगा। नोट कर लें इसे। हालांकि आपसे वो सब पूछता नहीं क्योंकि एनसीईआरटी बॉन्ड ऑर्डर सेम के केस में केवल बॉन्ड स्टेबिलिटी मेंशन करता है, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ना, यही जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने N2 प्लस N2 माइनस के लिए लिखा है, यही क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है बेटा Li2 प्लस 1 और Li2 माइनस 1 के लिए। सॉल्व करिए, सेम क्वेश्चन है ना, दो ही चीजें निकालनी है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्टेबिलिटी, और जो स्पीशीज है वो है Li2 प्लस 1 एंड Li2 माइनस 1। फटाफट कैलकुलेट करिए, आपको कैलकुलेशन करना है इसका। Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, ठीक है ना। इसके बाद Li2 प्लस 1 में 5 इलेक्ट्रॉन है और Li2 माइनस 1 में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1। सॉल्व करेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 विल बी द कॉन्फिगरेशन, और इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अच्छा मुझे बताइए जो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नेटिक इसका जो बॉन्ड का कैरेक्टर है वो सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, देखिए जरा कौन सा बॉन्ड होगा, इमेजिन करिए सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा 1s2 का इफेक्ट कौन कैंसिल कर देगा बेटा सिग्मा स्टार 1s2, और फिर सिग्मा 2s2 का इफेक्ट कैंसिल नहीं हो पाया, तो उसी का कैरेक्टर आएगा यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड होगा उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अजय याद करिए कल हमने C2 के बारे में एक बात करी थी कि C2 में दोनों कैसे बॉन्ड होते हैं पाए, और मैंने बोला था C2 कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड या वेपर, कौन से फेज में वेपर, ये बात ध्यान रख लेना। C2 जो 2 पाई बॉन्ड वाला केस है ना, याद करिए कल हमने C2 में देखा था C2 में कितने पाई बॉन्ड है बेटा 2 पाई बॉन्ड, तो ये 2 पाई बॉन्ड वाला जो C2 है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, सॉलिड लिक्विड और वेपर में से ये कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है वेपर। कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया
कि C2 कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है। देखो लोग बाग आजकल है ना ये दो पाई बॉन्ड वाली बातें पढ़ाने लग गए हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, उससे पहले नहीं पढ़ाते थे। लेकिन अभी तक ये वेपर वाली बात बहुत रेयरली आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, और ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि C2 कंटेनिंग बोथ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट इन वेपर स्टेट। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि दो पाई बॉन्ड वाला जो C2 है वो कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, या ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब अपने को पता है तो पता है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ये कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है बेटा, वेपर फेज में। ठीक है, सेम कहानी इसकी भी है। ये जो Li2 है ना, ये Li2 भी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कौन से फेज में एग्जिस्ट करता है बेटा, वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखना, C2 का एग्जिस्टेंस कभी भी पूछा जाए या Li2 का एग्जिस्टेंस कभी भी पूछा जाए, ये दोनों कौन से फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड या वेपर बेटा, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है बेटा, 0.5, और इसका भी कितना आता है बेटा, 0.5। अब आपको अगर इनके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बनाना है तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है बेटा, Li2 का, फिर Li2+1 और Li2-1 आपस में क्या है बेटा, बराबर। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो बॉन्ड स्टेबिलिटी अगर निकालनी है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा, और दोनों में से Li2- के पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मोर स्टेबल हो जाएगा Li2+, और लेस स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, Li2-। तो ये आंसर आ जाएगा, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी वाले ऑर्डर्स की तो हम लोगों ने बात करी, इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, which of the following set of species have same bond order? Which of the following set of species have same bond order? करेक्ट आंसर पहले वाले का कौन सा बेटा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, 2, और N2+2 का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। आप चाहे तो सीरीज बना के भी लिख सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्टली जो ट्रिक बताई गई थी उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज which of the following set of species have same bond order but are isoelectronic as well, देख लीजिए आराम से। कौन सा आंसर बेटा इसका, थर्ड आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, बॉन्ड ऑर्डर तो काफी होगा सेम है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में से आपको कौन सा मिलेगा बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होता है बेटा, 3, और CO का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होगा, 3, और दोनों के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज are not isoelectronic, which of the following set of species are not isoelectronic
are not isoelectronic but have same bond order, are not isoelectronic but have same bond order, are not isoelectronic but have same bond order. यही ऑप्शन है चारों. करेक्ट आंसर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है. N2 प्लस और N2 माइनस की बात करें बेटा अगर हम लोग, तो N2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 13 और N2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 15. तो इनके इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग है लेकिन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा 2.5 एंड 2.5. तो यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है. तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज contain paramagnetic species, contains paramagnetic species. क्या पूछा गया अभी क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे स्पीशीज कैसे होने चाहिए बेटा पैरामैग्नेटिक. ठीक है ना. और पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए. तो है ना, चेक करें. सबसे पहले पैरामैग्नेटिक के लिए हमें क्या देखना होता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो अगर किसी कोई ऐसा सेट हो जिसमें सारे ही ऑड हो तब तो वही आंसर हो जाएगा. और बाई चांस ऐसा कोई सेट ना हो तो फिर आपको इवन नंबर में भी देखना पड़ सकता है कि कौन पैरा होता है और कौन डाया हो सकता है. बताइए इसका आंसर सी ऑप्शन. ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है. ये दोनों तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं. और O2 की अभी हमने बात करी थी बॉस वाला जो टेक्निक था कि B2O2S2 कैसे होते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है ना, बाकी सब में कोई ना कोई डाया मिल जाएगा. जैसे यहाँ पर N2 डाया है, C2 डाया, यहाँ Cn माइनस डाया आ जाएगा. पर ये थर्ड वाला ऑप्शन कैसा मिल गया बेटा पैरामैग्नेटिक मिल गया. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है. इसके अलावा एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, in which of the following equation bond order increases but magnetic nature, bond order increases but magnetic nature remains same, magnetic nature remains same. चार इक्वेशन आपके सामने बनी हुई है ऑप्शंस में, चारों इक्वेशन लिख लें. पहली इक्वेशन में N2 से N2 प्लस बन रहा है, दूसरे में N2 से N2 माइनस बन रहा है, अगले में O2 से O2 प्लस बन रहा है और अगले में O2 से O2 माइनस बन रहा है. सबसे पहला केस आपको क्या बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा इंक्रीज होना चाहिए. तो पहले तो आप देख लें, है ना, एक ही ऑप्शन ही है जहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है और वो आंसर कौन सा है बेटा ऑप्शन सी. ठीक है, लेकिन बाय चांस कोई और दूसरा ऑप्शन भी होता जहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होता, सपोज इन केस ये इक्वेशन में रिवर्स करके देता N2 प्लस से N2 बनाता तो वहां भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता. तो आपको अगला पॉइंट क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक नेचर रिमेन्स सेम. मुझे बताइए O2 पैरा है या डाया है बेटा पैरा, और O2 प्लस भी क्या है बेटा पैरा. तो मैग्नेटिक नेचर पैरा से पैरा ही है, इसका मतलब है मैग्नेटिक नेचर सेम रह रहा है. पैरा से डाया हो जाए या डाया से पैरा हो जाए तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाता बेटा चेंज हो जाता. बट यहाँ बोला है कि मैग्नेटिक नेचर रिमेन सेम, इसका मतलब है पैरा से पैरा या डाया से डाया होना चाहिए था. और इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया बेटा थर्ड वाला ऑप्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ between CO एंड CO प्लस. लिखे हुए बोर्ड पे आपके सामने, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर बनाना है. अब एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिमाग में चमकना चाहिए बेटा कि ये सब क्या है, डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है. डायटोमिक. और डायटोमिक में अगर 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का कोई भी डायटोमिक आता है तो MOT लगाना है आपको.
और एमओटी के हिसाब से आपको अगर बॉन्ड लेंथ चेक करना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। तो आप सॉल्व करें इसको, ऑर्डर बनाइए, क्या ऑर्डर बन के आता है इसका। सबसे पहले वाले का क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 14, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 13। 14 इलेक्ट्रॉन का ट्रिक से बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है बेटा 3, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ, इसका मतलब है सीओ की बॉन्ड लेंथ कम और सीओ प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा। चलिए तो ये आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आप निकाल के आएंगे और ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में बात समझिएगा ध्यान से, ये जो भी सीरीज या ये जो भी ट्रिक व्रिक हमने पढ़ी है ना, ये ट्रिक एप्लीकेबल है सिर्फ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे। किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल है, होमोडायटोमिक। ये जैसे होमोडायटोमिक है, ये होमोडायटोमिक है, ये होमोडायटोमिक, ये सारे के सारे क्या है बेटा होमोडायटोमिक। लेकिन ये होमोडायटोमिक है, हेट्रोडायटोमिक है, हेट्रोडायटोमिक में जो सीरीज है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, जो ट्रिक है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। हेट्रोडायटोमिक्स की सीरीज, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल हटके होते हैं होमोडायटोमिक से। क्यों ऐसा होता है उसका थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं बस, अपन डिटेल में तो नहीं जा रहे, बट एक बात समझिएगा। हमने याद करिए जब एमओ डायग्राम बनाया था तो हमने इधर एओ इधर एमओ रखा था। मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पर और यहां पर है ना, ये ऐसे एनर्जी बढ़ती है, तो ये जो जब ये दो है ना आपस में कंबाइन होते हैं तो दो क्या बन के आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस 1s और इस 1s का एनर्जी का लेवल अपन ने क्या रखा था, बराबर। ये तभी हो सकता है जब ये एटम और ये एटम सेम हो। मैंने आपको बताया था सेम एनर्जी एंड सिमेट्री वाले ऑर्बिटल ही मिक्स हो सकते हैं। उस समय पे मैंने आपको बोला था कि अगर आपने एटम ही बदल दिया, मान लो यहां पर ऑक्सीजन होता और यहां पर ऑक्सीजन होता, तो ये होमोडायटोमिक है, तो इसका मतलब है इनका ये जो एनर्जी होगा 1s, ऑक्सीजन का 1s जहां होगा दूसरे ऑक्सीजन का 1s भी उसी एनर्जी पे होगा। लेकिन मान लो यहां पर कौन होता, कार्बन, तो कार्बन के 1s की एनर्जी और ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी बराबर नहीं होगी, क्योंकि Z बदलते ही एनर्जी बदल जाती है। और उस समय क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसका ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे होता है। इसका मतलब क्या होता कि ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज होता और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता कि इसका 1s ऊपर और इसका 1s नीचे, ये ऐसा कुछ डायग्राम बन के आता। और फिर इनके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। पर ये सब चीजें अपने लेवल से थोड़ी बाहर की हैं, कॉम्प्लेक्स बातें हैं, तो अपन इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अपने को ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भैया अगर एटम बदल जाता है, देखो ये होमोडायटोमिक है, हेट्रोडायटोमिक है, हेट्रो, तो हेट्रो की जो सीरीज बनती है ना वो अलग ही बनती है, उसमें काफी कुछ मिक्सिंग हो जाती है। मतलब इसका जो अगला ऑर्बिटल आएगा इधर आएगा तो इसका अगला ऑर्बिटल यहाँ आएगा, तो ये इसके लेवल पे रहेगा, ये इसके लेवल पे रहेगा, इस तरह की कुछ बातें आती है। ठीक है, तो ये जो है ये हेट्रोडायटोमिक का कॉन्सेप्ट है, और इसको आप किससे सॉल्व कर रहे हो बेटा, होमोडायटोमिक से। ऐसा नहीं होता। लेकिन अब बात ये आ रही कि सर अगर हेट्रो का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये हेट्रो वाले क्वेश्चन पूछने लग गया है ना, ये केसेस देने लग गया है आपको, तो सर हेट्रो का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व करने के लिए उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझना, हमें क्या समझना, उसका जुगाड़। ठीक है, तो हम जुगाड़ से सॉल्व करेंगे। और जुगाड़ क्या है हमारा, कि जो हम होमोडायटोमिक की सीरीज लगा रहे थे वही किसमें लगा देना, हेट्रो पे। जो हम होमोडायटोमिक का सीरीज लगा रहे थे वही हमें किस पे लगा देना है बेटा, हेट्रो पे। तो सर होमो वाली सीरीज अगर हेट्रो पे लगाते तब तो आंसर यही आने थे। ठीक है, पर एक बात बताओ, जब आप होमो की सीरीज हेट्रो पे लगा रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट है या जुगाड़ है, जुगाड़, कॉन्सेप्ट नहीं है ये, इसका कॉन्सेप्ट अलग ही है। ठीक है ना, अपन तो ये जो सॉल्व करा अपन ने होमो की सीरीज ही हेट्रो पे लगा दी, अपना जुगाड़ है, आंसर सही आ जाते। लेकिन एक जगह पर वो जुगाड़ फेल होगा, और वो कहां होगा बेटा, CO प्लस। और CO प्लस इसलिए अपने को याद रखना है ना, हालांकि ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये कोई एक्सेप्शन, कहने के लिए अपन एक्सेप्शन बोल देंगे, लेकिन ये कोई एक्सेप्शन नहीं, एक्चुअल में इसको सॉल्व करने का सीरीज ही अलग होता है, तो उससे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है। और कंडीशन क्या समझिएगा बेटा, CO से जब CO प्लस बनाते हो ना आप, तो CO से CO प्लस बनाते वक्त आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मुझे बताइए कायदे से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 14, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 13, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3। होमो वाली सीरीज लगाते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3, और होमो वाली सीरीज इस पे लगाते तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बेटा 2.5, जो कि मैंने बोला ये गलत है। तो हुआ क्या, एक बात समझे, एक्चुअल में CO से CO प्लस बनते वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। किसका इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर ये कौन से खेत की मूवी है, हमने BMO पढ़ा, हमने ABMO पढ़ा, अब एक और नाम आ गया आपके सामने, कौन आ गया, NBMO। NBMO कहने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब लोन पेयर, मतलब लोन पेयर। ठीक है ना,
सीओ के अंदर कार्बन पे भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होता है, और वो एनबीएमओ मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। दो तरह के पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। तो बॉन्ड पेयर कौन होता है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कौन होगा? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? लोन पेयर की। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, ये एनबीएमओ का इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान सुनना। अब एनबीएमओ में क्या कंडीशन होती है सुनिएगा। जो एनबीएमओ होता है ना, मान लो ये किसी का लोन पेयर यहां पर बैठा हुआ है, ये एटम के अंदर बैठा हुआ है, एटम के अंदर बैठा हुआ है। तो अगर जो एनबीएमओ, मान लो ये एनबीएमओ है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि बीएमओ एबीएमओ यहां होंगे, एनबीएमओ यहां होगा, ठीक है, प्योर ऑर्बिटल जो होता है उसको एनबीएमओ बोलेंगे। तो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये या तो इस एबीएमओ के ज्यादा नजदीक होता है, या फिर बीएमओ के ज्यादा नजदीक होता है। ये किसी एक के ज्यादा नजदीक हो गया, तो इसके ज्यादा नजदीक होगा या इसके ज्यादा नजदीक होगा। अभी मुझे बताइए, इसकी नजदीकी एबीएमओ से ज्यादा दिख रही है या बीएमओ से ज्यादा दिख रही है? एबीएमओ मान लिया ऐसा, ठीक है। तो अगर ये एबीएमओ के ज्यादा नजदीक है ना, इसके मुकाबले अगर इसकी नजदीकी इससे ज्यादा है, तो इसके अंदर ये है तो एनबीएमओ, लेकिन इस एनबीएमओ के अंदर कुछ कैरेक्टर आएगा, और वो कैरेक्टर बीएमओ का नहीं आएगा, वो किसका आएगा? एबीएमओ का, क्योंकि दैट एनबीएमओ इज क्लोजर टू एबीएमओ। अगर ऐसा होता कि ये डब्बा यहां होता, तो ज्यादा क्लोज किसके होता? बीएमओ के। तो वो एनबीएमओ तो रहता, लेकिन उसमें कैरेक्टर किसका आता बेटा? बीएमओ का। तो ऐसा होता है कि जो एनबीएमओ होते हैं ना, उन एनबीएमओ में डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, या तो वो बीएमओ के क्लोज होगा या एबीएमओ के क्लोज होगा। अगर वो बीएमओ के क्लोज है तो हम बोलेंगे कि एनबीएमओ में कौन सा कैरेक्टर है? बीएमओ का। और अगर वो एबीएमओ के क्लोज है तो हम क्या बोलेंगे कि एनबीएमओ में किसका कैरेक्टर है बेटा? एबीएमओ का। तो ये जो एनबीएमओ है ना, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन एनबीएमओ का निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है तो एनबीएमओ का, लेकिन इट कंटेन्स कैरेक्टर ऑफ एबीएमओ। ये एबीएमओ के ज्यादा नजदीक होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो आप इसको क्या ट्रीट करोगे कि एक्चुअल में एक एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके अंदर डोमिनेटिंग कैरेक्टर किसका है बेटा? एबीएमओ का। अब अगर आपने जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो एबीएमओ का था, तो मुझे बताओ यहां से यहां जाने पर एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन बढ़ा कि कम हो गया? कम हो गया। अच्छा, एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन अगर इसमें होता, तो इसको स्टेबलाइज करता कि डिस्टेबलाइज करता? डिस्टेबलाइज। और वो डिस्टेबलाइज करने वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बताइए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी कब? जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? मोर देन 3 होता है। कई लोग इसको 3.5 भी बोलते हैं, एक्चुअल में ये 3.3 के आसपास होता है जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है इसकी, बट अपन मोर देन 3 इसको ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना, सीओ से सीओ प्लस बनते वक्त जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा? एनबीएमओ का इलेक्ट्रॉन है, हैविंग एबीएमओ कैरेक्टर। और एबीएमओ मतलब डिस्टेबल करने वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, तो इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके मुकाबले अगर ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर इसके मुकाबले इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब अगर बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो ये इसका आंसर निकल के आता है। नोट डाउन करेंगे इसे, इसका स्टेटमेंट दिखाता हूं फिर मैं आपको। क्या बेटा?
किसने बोला है? नहीं, वो उस वक्त समझा दिया होगा, छोटे छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है इससे ना, जब ज्यादा पता नहीं होता ना तो फिर किसी तरीके से तो समझे वैसा। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट में बोल दे रहा हूँ, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखवा दे रहा हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। ये वाला जो पूरा पॉइंट है इसको स्टेटमेंट में लिखा रहा हूँ ना, लिखिएगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस फ्रॉम CO, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस फ्रॉम CO, the electron removed, the electron removed is from, the electron removed is from NBMO, the electron removed is from NBMO having anti-bonding character, the electron removed is from NBMO having anti-bonding character, having anti-bonding character, due to which the bond order increases, due to which the bond order increases, due to which the bond order increases। ठीक है, तो ये कंडीशन अपन ने लिख ली। एक और बात बता दे रहा हूं, कई बार यहां पर कुछ लोग मोर देन 3 के बदले 3.5 लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सीखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चेंज होने से बॉन्ड ऑर्डर में कितने का डिफरेंस आता है, 0.5 का। तो कोई लोग यहाँ पर 3.5 लिखते हैं, मार्केट में चलता है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसका एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर 3.3 होता है। तो अपन मोर देन 3 लिख रहे हैं, आप चाहे तो 3.5 लिखेंगे तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा अपने को है ना एंटर करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। चलिए, अब ये सारी केसेस को देखने के बाद ये CO प्लस को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में CO का क्वेश्चन आ चुका है। तो CO का अगर क्वेश्चन आ चुका है तो कभी भी जब उसको एक क्वेश्चन गलत कराना होगा तो वो CO प्लस ही पूछेगा, ताकि 720 ना आए। ठीक है ना, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि ऊपर से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका आदेश आया कि ज्यादा आ रहे 720, इस बार 720 नहीं आना चाहिए, तो फिर ऐसे ही एक आध क्वेश्चन पूछेगा जो आपको पता ना हो, ना पढ़ा हो, और फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 720 नहीं आते ना, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, कई बार ऊपर से आदेश आता है पेपर सिंपल बनना चाहिए, बच्चे कोविड में कुछ नहीं पढ़े हैं, नालायक है, स्कूल वालों ने जबरदस्ती पास कर दिया है, पेपर सिंपल बनता है। फिर जब अब पढ़ लिए हैं, कोविड के बाद 2-3 साल स्कूल खुल चुकी हैं, कोचिंग खुल चुकी है, अब पेपर थोड़ा ढंग का बनाना है, तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, सारी कंडीशन कई बार ऊपर से रहती है, 720 आने चाहिए, 720 नहीं आने चाहिए। बोर्ड में सबको पास करना है, बोर्ड में 50% को फेल करना है। ठीक है, ऐसा होता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो पॉइंट्स क्या है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पर अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो एमओटी के तो हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं, आपके सिलेबस से बाहर के टॉपिक्स है। लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं क्योंकि अभी जैसे अगर सिलेबस कट डाउन होगा या कुछ भी होगा तो थोड़े बहुत उटपटांग क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, और इसीलिए हमें इन पॉइंट्स को समझना जरूर है। पहला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ये जो पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आयनेशन एनर्जी, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे, इनर्ट गैसेस के कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे, तब ये मेंशन होगा। ठीक है, तो आयनेशन एनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूं तो आयनेशन एनर्जी क्या, देखो ध्यान से, आईई किसको डिफाइन करते हैं बेटा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने आई का टॉपिक पीरियोडिक टेबल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा, पढ़ा। वहां पर हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऑर्डर्स बनाए। वहां पर हमने मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकाला था या एटम में से? पर एक बात बताओ, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है तो क्या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता? क्या निकाला जा सकता है, उसमें क्या परेशानी, इलेक्ट्रॉन है तो निकलेगा, उसमें क्या है। हाँ, एनर्जी कम देनी पड़ सकती है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ सकती है, ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकाला जा सकता है। अगर किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन निकालो, एनर्जी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मिनिमम पे नहीं निकलेगा तो मैक्सिमम पे निकलेगा, पर इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। तो अब हम यहाँ पर ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और वो आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन जो आएंगे वो किसके ऊपर आ सकते हैं, एटम और एटम का कंपेरिजन तो हो सकता है, जो हमने कहा करा पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उसके अलावा एटम का कंपेरिजन किससे हो सकता है बेटा, मॉलिक्यूल से। और जो एटम और मॉलिक्यूल आपको कंपैरिजन में मिलेंगे ना, वो जिस एटम का कंपैरिजन है उसी एटम का क्या देगा बेटा, मॉलिक्यूल भी देगा आपको। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, एटम, और ये क्या है, मॉलिक्यूल। अब आपसे बोल रहा है कि ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है,
दोनों में से कौन है जो कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार हो जाएगा। तो इस कंपैरिजन को हम पीरियोडिक टेबल की कैटेगरी में डालेंगे या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कैटेगरी में डालेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले तो अपने को क्वेश्चन देखकर ये जस्ट तो होना चाहिए ना कि आई का टॉपिक अब आप दो जगह पढ़ लिया, एक तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा और दूसरा आप कहां पढ़ रहे हो बेटा? एमओटी में। तो ध्यान सुनना, जब एटम का कंपैरिजन एटम से हो रहा होगा और इसमें आई का क्वेश्चन आया, मतलब ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब आई का क्वेश्चन आया और उसमें एटम के बदले कौन दिख रहा है? मॉलिक्यूल। कौन दिख रहा है? मॉलिक्यूल। तो एक एटम एक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल आ गया, कोई भी आ गया, तो इस समय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का नहीं है, ये क्वेश्चन किसका बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब एक बात सुने आगे, इसके अंदर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे वो कहां से निकालोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल में से। और मॉलिक्यूल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एओ से निकलेगा या एमओ से निकलेगा? एमओ से। एटम का इलेक्ट्रॉन हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलेगा और मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा। अब तुझे बताओ, एओ तो एओ ही होता है, एओ तो, पर एमओ दो टाइप के होते हैं, या तो बीएमओ या फिर एबीएमओ। एओ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बीएमओ एबीएमओ, लेकिन एमओ में क्या होता है? या तो बीएमओ होता है या फिर एबीएमओ होता है। अब एक बात बताओ, बीएमओ की एनर्जी एओ के मुकाबले क्या होती है? कम। यही तो डायग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है पहले। मुझे बताइए, बीएमओ की एनर्जी क्या है? कम। एओ की एनर्जी क्या है? ज्यादा। एबीएमओ की एनर्जी क्या है? और ज्यादा। अगर बीएमओ की एनर्जी कम है, मतलब बीएमओ का इलेक्ट्रॉन स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल। एओ का उससे कम स्टेबल और एबीएमओ का सबसे कम स्टेबल। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बीएमओ का, एओ का या एबीएमओ का? मतलब अगर आपने कंपैरिजन करा एक एटम का एक मॉलिक्यूल से, तो एटम का इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कहां से निकलेगा? एओ से। तो इसको तो छोड़ दो, हमें मॉलिक्यूल को ध्यान देना होगा कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन बीएमओ से निकलने वाला है या एबीएमओ से। इसको देखना ही नहीं, एटम को तो देखना ही नहीं, उसको देखना है बस। अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एबीएमओ से निकलने वाला होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान होगा, क्योंकि अनस्टेबल है, फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल? आसान। और आसान काम को कराने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा? कम। और अगर मान लो जो मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने वाला है? बीएमओ से। तो बीएमओ वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। और मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। तो एओ के मुकाबले इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। एक तो ये तरीका हो गया, ध्यान सुनना। दूसरा, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी टर्म का मेंशन आता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन। एक होती है एक्साइटेशन एनर्जी, एक शेल से दूसरा शेल, दूसरे से तीसरा शेल, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, वो होता है एक्साइटेशन एनर्जी। और एक होता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी में तो शेल टू शेल जंप मारते, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में जहां भी है वहां से सीधे कहां ले जाना है? इन्फिनिटी पे। बता दो ये इन्फिनिटी है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो उसकी एनर्जी इतनी लगेगी। अगर मुझे एओ का इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो इतनी एनर्जी लगेगी। और अगर मुझे बीएमओ का इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो इतनी एनर्जी लगेगी। बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? बीएमओ को। उससे कम एओ, उससे कम एबीएमओ। और वही जो एनर्जी आपको लगने वाली यहां से उठा के वहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर आई का जब ऑर्डर बताओगे तो बताइए सबसे कम आई किसको लगेगी? एबीएमओ। उससे ज्यादा आई किसको लगेगी? एओ। और उससे ज्यादा किसको लगेगी? बीएमओ। तो ये आपके आई का ऑर्डर आ जाता है। जब भी आपको एटम को मॉलिक्यूल से कंपेयर करना होगा तो एटम को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल देखना। अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन बीएमओ से निकलना है तो उसकी आई ज्यादा होगी, और अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एबीएमओ से निकालना है तो उसकी आई क्या हो जाएगी? कम। आइए अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, ये डायग्राम वगैरह ये जो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया ये तो ठीक है। ठीक है, यहां पर इसको मैं स्टेबिलिटी के टर्म्स में आपको लिखा दे रहा हूं कि स्टेबिलिटी के टर्म्स में इसको कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। देखो अभी मैंने डायग्राम जो बनाया था उससे भी आप चेक कर सकते हैं इस बात को। सबसे, ये तो आई का ऑर्डर बना दिया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइएगा मुझे जरा ध्यान से बेटा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बीएमओ, एओ या एबीएमओ? बीएमओ।
बीएमओ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम एओ, उससे कम एबीएमओ। और अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, आसान है तो एनर्जी कम, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। तो जो ऑर्डर इनकी स्टेबिलिटी का है वही ऑर्डर इनके लिए आईई का है। इसको ऐसा मत सोचना स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, वो तो इंटरनल एनर्जी की बात होती है। यहां हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, आई, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होगा, तो मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। उसकी खुद की एनर्जी कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने की एनर्जी क्या है, ज्यादा। आइए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया और आपको बोला गया कि आपको ऑक्सीजन, या मैं हाइड्रोजन से शुरू करता हूं तो थोड़ा सा सिंपल केस आ जाएगा। पहले आपको बोला हाइड्रोजन और H2 में आई कंपेयर करनी है। अब पहली बात तो हाइड्रोजन और H2 जब बोला तो आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है या एमओटी का है। बेटा एमओटी का, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन में सिर्फ एटम एटम नहीं, एटम के साथ कौन आ रहा है, मॉलिक्यूल। बेटा एटम का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से निकलेगा, एओ, और मॉलिक्यूलर का ऑर्बिटल कहां से निकलेगा, एमओ। लेकिन वो एमओ में बीएमओ है कि एबीएमओ है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। और वो चेक कैसे करेंगे, सीरीज लिख के। मुझे बताइए क्या इसकी सीरीज सिग्मा 1s2 आती कि नहीं आती, आती। और इसमें दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन किसमें भरा हुआ है, बीएमओ या एबीएमओ, बीएमओ। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बीएमओ से ही निकलेगा। तो मुझे बताइए यहां का इलेक्ट्रॉन आप किससे निकालने वाले हो, बीएमओ से। और बीएमओ का इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। इसका मतलब है यहां पर आई का जो ऑर्डर आ जाएगा कि हाइड्रोजन की आई कम है और H2 की आई क्या हो जाएगी, ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा एक साथ लिख लीजिएगा सबको। मान लीजिए आपको बोला ऑक्सीजन और O2 का कंपैरिजन करना है, और मान लीजिए थर्ड आपको बोला नाइट्रोजन और N2 का कंपैरिजन करना है। मुझे बताइए क्वेश्चन को देखकर जज करिए, आई का क्वेश्चन आया, यहाँ सिर्फ एटम का एटम से कंपैरिजन हो रहा है या मॉलिक्यूल भी आ रहा है, बेटा मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल आ रहा है तो मतलब ये पीरियोडिक का क्वेश्चन नहीं है, ये एमओटी का क्वेश्चन है। मुझे बताइए एटम में से तो इलेक्ट्रॉन एओ से निकलेगा, एओ से निकलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन एमओ से निकलेगा। अब एमओ में ये चेक करना है कि बीएमओ या एबीओ। इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, अंदर वाला या बाहर वाला, बाहर वाला। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। अब इसकी सीरीज जब आप लिखोगे, कल होमवर्क भी दिया था आपको, सिग्मा 1s2 करते 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 आप इसकी सीरीज लिखते जाओगे, लास्ट में आएगा पाई स्टार 2px1 बराबर पाई स्टार 2py1। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आप निकालोगे वो या तो ये निकालोगे या तो ये निकालोगे, क्योंकि एनर्जी बराबर है। मैं इसको मान लेता हूं, बताइए ये बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्ड। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो एओ से निकलने वाला है, और यहाँ का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकलेगा, एबीएम। तो एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो इसको निकालना तो आसान है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की आई ज्यादा हो जाएगी और O2 की आई क्या हो जाएगी, कम। इसी तरीके से मतलब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है, विच रिएक्शन इज मोर इजी। अब ये हवा ही नहीं लगने वाली, क्या है क्या नहीं है। ये क्या बोल रहा है, O से O प्लस बना रहे हो मतलब आई दी, और O2 से O2 प्लस बना रहे हो मतलब आई दी। दोनों में से आसानी से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, नीचे वाली। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। तो ये कंडीशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। N2 वाला केस अभी हम लोग देखते हैं। बेटा नाइट्रोजन और N2 की बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो सिग्मा 1s2 वगैरह वगैरह करते करते इसमें लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz2। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किसमें बेटा, बीएमओ। और ये इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा, एओ। बीएमओ का जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल होगा, और इसीलिए उसके लिए लगने वाली आई भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो नाइट्रोजन के मुकाबले N2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। नोट डाउन कर ले इसे। तो ये आई के क्वेश्चन कभी आते हैं तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो हमने यहां पर डिस्कस किया।
लिख लिया बेटे सबने? फटाफट लिखिए, 20 सेकंड और है। चले बेटा ना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा जिरेड एंड अनजिरेड। जिरेड एंड अनजिरेड, ठीक है। अभी देखो हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया पहले तो आई के ऊपर, अब आ रहे जिरेड अनजिरेड, और एक और हमें फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होमोल्यूमो के बारे में बात करना था, वो भी डिस्कस करेंगे। जिरेड अनजिरेड की बात करें तो जिरेड अनजिरेड क्या होता है, ध्यान सुनेगा बेटा। सबसे पहले जिरेड का मतलब क्या होता है, which is symmetrical about its axis, या फिर which shows symmetry towards inversion। क्या हो गया है? इसके पैर में दर्द हो रहा है तो तू पैर दबाएगा उसकी, फिर क्या हो गया, मतलब पैर आगे कर रहा था, उसमें मजा क्या आ रहा है? मतलब इसमें ऐसे खुश होने की कौन सी बात? मतलब खुशी तेरे तक रुकी नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट आगे तक जा रहा है, आखिरी तक। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या मजा आया इसमें, बोलो। अरे बता सही। हाँ, इतना काहे खुश हो रहा था, अब बोल तो। बता भाई। अब मैं ज्यादा पूछता नहीं, मैं जितनी बार पूछूंगा उतना मेरा गुस्सा चढ़ता जाएगा। इससे ऐसी कोई बात नहीं थी, कैसी बात थी वो बात बताओ। मुस्कुरा रहा था जो इतने खुशी से, मतलब कुछ तो बात रही होगी। नॉर्मल, नॉर्मली हंसता रहता है। नॉर्मल चेहरा था, अभी चेहरा तो अब नॉर्मल है। देखो इसका चेहरा देखो, अभी देखो अभी नॉर्मल चेहरा है। इसको बोलते हैं नॉर्मल चेहरा। जब बत्तीसी दिखती तो उसको बोलते हैं हंसना। हंस के दिखाओ, दिखाओ हंसते कैसे, बताओ कैसे हंसते हैं। इसको हंसना थोड़ी बोलते। अरे सॉरी की बात नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ हंसते कैसे हैं? हंसो, और खिलखिला के हंसो। ऊपर देख के हंसो, हाँ क्या, हंसो खिलखिला के हंसो। और थोड़ा सा मुस्कुराहट, हाँ बत्तीसी और खुलेगी थोड़ी सी। हंसो तो सही। फिर मैं बताता हूँ उस समय कैसा चेहरा था जिसको आप नॉर्मल बोल रहे हो। हंसो भाई, ऐसे नहीं थे उस समय, ऐसे भी नहीं थे, और ऐसे भी नहीं थे, और बत्तीसी खुली हुई थी। क्या हो गया था ऐसा, मतलब जो इतनी मुस्कुराहट चेहरे पे आई थी? अब ये बताओ, ये जो चीज बोल रहा है, इसका असली मुद्दे से कोई लेना देना लग रहा है क्या किसी को? आप ही लोग बता दें, कोई लेना देना। सर एक्चुअली वो दिख नहीं रहा था बोर्ड पे। किसको नहीं दिख रहा था? हाँ, तुझे नहीं दिख रहा था, तुझे नहीं दिख रहा था, कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा था, फिर तो फिर क्या हुआ? इसको नहीं दिख रहा था, हाँ, वो उसको साइड कर रहा था। तो इसको नहीं दिख रहा था कि उसको नहीं दिख रहा था? आपकी रो वाले को या आगे वाले को? तो ये इसको आगे वाले को साइड कर रहा था, फिर क्या हुआ? इसने बोला पीछे मुड़ के, अच्छा फिर? कहा सुनी हो गई, हाँ आओ। फिर लात घुसे चल गए क्या? फिर क्या हुआ? एक मिनट सुनो। हाँ, बता रहा है, एक तो वो सच्चाई बता रहा है, कद्र करा करो थोड़ी ईमानदारी की। हाँ, किसने, इसने कि उसने? आगे वाले ने पीछे वाले को कुछ कह दिया? क्या कह दिया?
अच्छा, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब बता सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन तो पूछा ही नहीं। अच्छा, बाहर बता सकते हो, क्लास की मर्यादा के अनुकूल नहीं है ऐसा, है ना। बाल गणेशा, बैठ बैठ बैठ। सच्चाई, जीवन में हमेशा सच्चाई बोलने का है ना। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं रखने का, सच बोलो हमेशा जीवन में, ठीक है। हाँ, यहाँ नीचे बैठ जा, ये सही बोला तूने। जब दिख ही नहीं रहा नीचे बैठ जा। वो मैंने देखा था तेरे को, कि वो पीछे से परेशान कर रहा था। ये सब 4-5 मिनट पहले हो चुका था। वो जो कहानी सुना रहा है, वो कहानी जब सुनाना चालू करूँ उससे बहुत पहले से चल रही वो कहानी। तो 2-4 बार घूम के उसको सुना भी चुका है। उसने तेरे को यूं करके सर पे हाथ मार के साइड किया था, है ना, किया था ना। बेटा ये ब्लैक बोर्ड में सब दिखता है, पीछे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम जैसे मुंह चलाते हो ना, वो भी समझ में आ जाता है। सबको नहीं आती होगी, मेरे को आती, लेकिन लिप रीडिंग करना, ठीक है। अरे कहाँ इधर हाथ काहे मसल रहे हो, क्या हो गया। नहीं दिख रहा अभी, बताओ इसको सेट करते एक बार, बताओ कहाँ सेट करना है इसको। जहां से दिखने लगे बता दो एक बार, फिर उसके बाद परेशान नहीं करेंगे। बताओ, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पक्का। नहीं तो इसको इधर खसका दे। इधर खसकाने का तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि इधर तो ये भी नीचे आ जाएगा। तो बताओ, या इसको उस वाली बेंच पे बैठवा दे, बैठवा दे। तू आके इधर बैठ जा आगे, तू आके बैठ, आगे बैठ जाए यहाँ आगे। बढ़िया दिखेगा आराम से, काहे परेशान होगा, है ना। बैठ जा आराम से। अब देख ले पहले यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, परेशान काहे को होना। क्लास में जगह ही जगह, वहां से ना दिखे यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से ना दिखाई ये कुर्सी रखी यहाँ बैठ जा बेटा। इतना लोड नहीं लेना जीवन में, ठीक है। हाँ, तुझे बैठा है यहाँ पर, सही है, पक्का है। कल तूने ही लपेटने वाले काम किए थे। हाँ, मैं कुछ और का समझ लिया। मैंने बताया तो था रीजन क्या है, समझ नहीं आया। वापस वीडियो लेक्चर देखता, फिर से देखता, फिर से देखता, 4 बार देखता। रटना काहे को है, हाँ? तूने बाहर आके पूछा मेरे से। अच्छा, खुद ही सोच लेते हो। इतना ही क्यों सोचते हो, नहीं बताएंगे कभी, बाहर आके सोचते कि बाहर आके पूछे थप्पड़ ना मार दे। ऐसे सोचा करो, सोचो तो अच्छा सोचो। ये क्यों सोचते कि बताएंगे नहीं। हाँ भाई, बाल गणेशा, क्या हो गया, क्या ज्ञान दे दिया तूने उसको, है। एसी बंद करने को, हाँ। बंद नहीं होगा, तुम्हें ठंडी लगती है, इधर गर्मी लगती है। इधर देखो, ये हिल भी नहीं रहा जरा सा। सोचो तो सही, देखो जरा सा, ऐसा लग रहा है फूक दो तो ज्यादा हिल जा रहा है। देख लो, सही बोला गलत बोला। अब ऐसे में क्या हवा आ रही होगी, देखो तुम तो बैठे रहते हो, यहाँ चिल्लाना है बोलना है तो गर्मी लगती है, ठीक है। हाँ। अपने को ज्यादा ठंडी लगे तो कार्डिगन, सूटर, है ना, कार्डिगन स्वेटर वगैरह। ज्यादा और ठंड लगे तो बैग को खाली करके इसे टोपा बना के पहन सकते हैं, ठीक है। और ठंड लगे चिपक के बैठ जाओ, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इधर गर्मी लगती है, तो आप लोगों को ठंडी लग सकती है, क्योंकि आप बैठे रहते हो, चुपचाप बैठे रहते हो। जितना बोलेंगे उतनी एनर्जी रिलीज होगी, है ना, तो फिर बॉडी में हीट डेवलप होगी, तो ऐसे क्या मतलब है। आइए इधर बात करते हैं, जिराइड और अनजिराइड के बारे में बात कर रहे थे भाई, दिख रहा है ना अभी, पक्का, ठीक है।
जिराइड अनजिराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिराइड की कहानी समझते क्या है। देखो जिराइड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, हम लोगों ने पहले लेक्चर में एमओटी के कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाए थे, याद करिएगा, कि यहाँ पर ये दो न्यूक्लियस है और बीच में प्लस प्लस बनाया था और यहाँ पर लिखा था नोड की वैल्यू 0। या फिर हम लोगों ने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था, एक वो टॉफी वाला डायग्राम इस तरह से बना था, यहाँ पर भी हमने बोला था नोड की वैल्यू 0। फिर एक डायग्राम हम लोगों ने कुछ इस तरह का बनाया था ये, और इस तरह का डायग्राम बनाया था, यहाँ पर हमने बोला था नोड का वैल्यू कितना है 1। तो ऐसे हमने अलग अलग ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए थे। कहीं पर नोड की वैल्यू क्या थी 0, कहीं पर नोड की वैल्यू क्या थी 1, कहीं पर नोड की वैल्यू क्या थी 2। मतलब हमने जितने केसेस पढ़े थे उसमें 0 1 2 ही वैल्यूज थी। जिनके अंदर, ध्यान सुनना, जिनके अंदर नोड का जो वैल्यू है ना, जिनके अंदर नोड का जो वैल्यू है वो 0 या 2 मिलता है, 0 या 2 वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इवन नंबर। जहां पर नोड का वैल्यू इवन मिलता है उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है बेटा, जिराइड। हो गया कन्याओं, ठीक हो, उमा रमा ब्रह्माणी। अब देखो अगले की बात करते हैं, अगला कौन आ रहा है बेटा, अनजिराइड। अनजिराइड कौन होगा, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनमें नोड का वैल्यू कैसा होगा बेटा, ऑड, मतलब 1 टाइप का, अपने को 0 1 2 के अलावा कोई मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, अनजिराइड, ठीक है। तो जहां पर नोड का वैल्यू 0 2 4 6 टाइप का होता है, सिमेट्रिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जिराइड, और जहां पर एसिमेट्रिकल होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, अनजिराइड। जिराइड को सिमेट्रिकल टुवर्ड्स इन्वर्जन बोला जा सकता है। इन्वर्जन मतलब इसको अगर रोटेट करेंगे तो हर जगह से एक जैसा दिखता है, और इसको बोलते हैं बेटा एसिमेट्रिकल टुवर्ड्स इन्वर्जन। तो जिराइड का मतलब सिमेट्रिकल टुवर्ड्स इन्वर्जन, एसिमेट्रिकल टुवर्ड्स इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, अनजिराइड। ये जिराइड और अनजिराइड बेसिकली जर्मन वर्ड्स है, और जिराइड का मतलब जर्मन में होता है इवन, और अनजिराइड का मतलब क्या होता है बेटा, ऑड, ठीक है। अब हमें इनको पहचानना है, तो ध्यान से देखिएगा, जिराइड हमारे सिलेबस में जो जिराइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जो जिराइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, वो जिराइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं बेटा, एक तो सिग्मा और एक पाई स्टार। सिग्मा बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। अब अपने को क्या है कि अपने को एक चीज ध्यान रखनी कि सिग्मा वाला जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है बेटा, जिराइड। तो सिग्मा बॉन्डिंग अगर जिराइड है तो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अनजिराइड। और अगर सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग अनजिराइड है तो पाई का उल्टा, पाई का बॉन्डिंग क्या होगा, जिराइड। और पाई का बॉन्डिंग अगर जिराइड है तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, पाई का एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अनजिराइड। अब इसको जरा चेक करते हैं, एक काम करें, जो हमने पहले क्लास में ये वाले डायग्राम बनाए थे, उन डायग्राम को देखिए, तो वहां से भी आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी। उन डायग्राम में नोड्स की वैल्यू देखेंगे हम लोग। वो डायग्राम में देखें, सबसे पहले हमने बनाया बेटा सिग्मा 1s, फिर हमने बनाया सिग्मा स्टार 1s। ध्यान से देखिएगा, सिग्मा 1s, इधर देखो, 1s से मतलब नहीं, सिर्फ सिग्मा से मतलब है। सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्डिंग जिराइड है या अनजिराइड है बेटा, जिराइड। क्यों, क्योंकि वहां पर नोड की वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद आप देखिए अगला कौन आ रहा है, सिग्मा स्टार 1s। इधर देखो, सिग्मा स्टार 1s, उसमें नोड का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। तो नोड का वैल्यू 1 आ रहा है, ऑड आ रहा है, मतलब वो क्या होगा बेटा, अनजिराइड। फिर उसके बाद आ रहा है सिग्मा 2s, नोड 0। सिग्मा स्टार 2s, नोड 1। नोड 0 मतलब जिराइड, नोड 1 मतलब अनजिराइड। फिर उसके बाद कौन आ रहा है बेटा, सिग्मा 2pz। इधर देखो, सिग्मा 2pz, आगे 2pz है। सिग्मा वाला जो है उसमें नोड का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। और अगला आ रहा है सिग्मा स्टार 2pz, उसमें नोड का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। फिर आ रहा है पाई। अब पाई में देखो, पहले आ रहा है पाई 2px और पाई 2py। पाई 2px और पाई 2py में नोड का वैल्यू 1 है। पाई 2px और पाई 2py में नोड का वैल्यू 1 है, और जिसमें नोड का वैल्यू 1 होगा वो क्या होगा बेटा, अनजिराइड। और फिर लास्ट डायग्राम देखेंगे तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में नोड का वैल्यू 2 है, और नोड का वैल्यू 2 है मतलब वो इवन नंबर है, और इवन नंबर है मतलब उसको क्या बोला जाएगा बेटा, जिराइड। तो जिराइड और अनजिराइड डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, नोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जिराइड बोलेंगे, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे बेटा, अनजिराइड। इसका एंटी बॉन्डिंग है तो पाई का क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग, और उधर सिग्मा बॉन्डिंग है तो पाई का क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन बोला, एक काम करें, इसको लिखे और क्वेश्चन, चलो एक काम करो, यहां पर कैलकुलेट करवा देता हूं पहले मैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन जिराइड एंड अनजिराइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रेस्पेक्टिवली इन C2। C2 मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल ले लिया बेटा, C2। तो C2 मॉलिक्यूल में
कितने जिरेड और कितने अनजिरेड है। पहले एक बात बताओ, C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 12, और ये जिरेड अनजिरेड के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सीरीज लिखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कौन सिग्मा है कौन सिग्मा स्टार है। तो याद करिए, इसमें 1 से 14 वाली सीरीज लगेगी। फर्स्ट सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आ जाएगा बेटा, पाई 2px बराबर पाई 2py, और फिर कौन आ जाएगा बेटा, सिग्मा 2pz, और फिर आगे भी आता है पर अपन उसको लिख नहीं रहे। अब मुझे बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 और यहां पर भी 2, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0। अब मुझे बताओ, इसमें अगर मैं जिरेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं और इसमें अगर मैं अनजिरेड इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बार मैं जिरेड अनजिरेड निकाल रहा हूं, बीएमओ और एबीएमओ नहीं निकाल रहा हूं। तो आप ऐसा मत करना स्टार और बिना स्टार। जिरेड कौन होता है, सिग्मा और पाई स्टार। सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन ढूंढो जरा ध्यान से, सिग्मा वाले कौन है बेटा, ये भी है सिग्मा। सिग्मा वाला और कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये सिग्मा स्टार, और पाई स्टार का कोई भी नहीं है, ये सिग्मा में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके कौन से हो गए, जिरेड। तो जिरेड में कितने आ गए, 4। 12 में से 4 जिरेड है तो बाकी सब अनजिरेड है बेटा। तो इसमें जिरेड इलेक्ट्रॉन्स आर 4 एंड अनजिरेड इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ठीक है, ये मैं ये वाला पोर्शन हटा भी दे रहा हूं, ये वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको रिमूव कर देता हूं, अभी कहीं कैलकुलेशन में इधर उधर ना कर दूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक काम करिए, जो जिरेड अनजिरेड वाला पॉइंट लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, दैट इज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ पर। चले बेटा ना, अब इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। अगला जो पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है दैट इज होमो एंड ल्यूमो। इसको कई बार फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोला जा सकता है। फ्रंटियर मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर जंग लड़ने जाते हैं तो जो है ना बिल्कुल आगे पोजीशन लेके रखते हैं, जो बिल्कुल एंड में पोजीशन लेके रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रंटियर पोजीशन, है ना। अभी जैसे यहाँ पर होमो एंड ल्यूमो की बात करें तो सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है, इसका मीनिंग क्या है, ये उसको समझते हैं, इसके फुल फॉर्म को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां पर होमो एंड ल्यूमो के अंदर एमओ का मतलब क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो एमओ का मतलब अपन ने लिख दिया, और एमओ का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पर भी एमओ का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पर जो एच है इसका मतलब होता है एनर्जी से हाईएस्ट, और एल का मतलब होता है एनर्जी से लोएस्ट। ठीक है, और जो ओ या यू है, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपाइड और यू का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड। तो यहां पर जो इसका फुल फॉर्म बन के आता है वो आता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका मतलब आता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखें, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एमओ का मतलब तो अपन ने समझ में आ गया, हाईएस्ट या लोएस्ट किसके बारे में बात हो रही है, एनर्जी में। याद करिए एमओ का जब डायग्राम बनाते तो एनर्जी ऐसे जाने पर बढ़ती है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट की बात हो रही है। लेकिन हाईएस्ट और लोएस्ट कौन, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड। ये बात बताओ, ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड का अगर सिग्निफिकेंस समझे तो नाम से समझ में आना चाहिए। ऑक्यूपाइड मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, है। इलेक्ट्रॉन रखने वाला
हाईएस्ट एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, होमो। और अनऑक्यूपाइड मतलब जिसमें अभी इलेक्ट्रॉन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अभी जिसमें और आ सकता है, ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकता है और उसकी एनर्जी क्या हो बेटा, लोएस्ट हो। तो अब इसका कहने का मतलब क्या, आइए इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। C2 की बात कर रहे हैं पहले, यहीं पर एग्जांपल में ले रखा है C2, तो आइए उसी से समझते हैं। बेटा C2 का MO आपके सामने बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा, AO नहीं बनाऊंगा। तो एमओ में ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन आएगा बेटा, सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा बेटा पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये अपन ने एमओ डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब जरा इस एमओ डायग्राम में लेबलिंग कर दे जरा इसकी। तो बेटा ये आ गया सिग्मा 1s, ये आ गया सिग्मा स्टार 1s, ये आ गया बेटा सिग्मा 2s, ये आ गया बेटा सिग्मा स्टार 2s, ये आ गया बेटा 1 से 14 वाला है, इसलिए पहली वाली सीरीज लग जाएगी पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। यहां पर आ गया बेटा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और यहां पर क्या आ गया बेटा, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये एमओ डायग्राम बन गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो एमओ डायग्राम है, ठीक है, यहाँ साइड में कौन बने हुए होंगे बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अपन एटॉमिक ऑर्बिटल को अलग से नहीं बना रहे, अपन इसी में काम चला लेते हैं, बस इतना शो करके कि भाई ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर बने हुए होंगे। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने पर यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी बेटा, बढ़ रही होगी। अब मुझे बताओ, हमारे पास एग्जाम्पल कौन है बेटा, C2। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं जरा इसमें, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी फिल होगा। तो बेटा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब मुझे बताओ, ये वाला जो ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड। ये क्या है, 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 मतलब यहां से लेके यहां तक के सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या नहीं है बेटा, है। अच्छा, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कौन देखना है, हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड तो ये भी है, 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 लेकिन इनमें से कौन सा देखना है आपको, हाईएस्ट एनर्जी वाला। बताइए वो कौन होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई C2 में होमो कौन है बताइए। तो आपको देगा पाई 2px या फिर देगा पाई 2py, दोनों में से कोई एक दे सकता है ऑप्शन में, और इक्वल दे दे तो भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये सारे के सारे क्या थे, ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऑक्यूपाइड में से आपने कौन सा देख लिया, हाईएस्ट। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, ये वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये सारे के सारे क्या है बेटा, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अनऑक्यूपाइड में मुझे कौन देखना है, तो बताइए इन तीनों में से लोएस्ट कौन है, ये वाला है। तो ये आपके लिए क्या बन गया बेटा, लूमो। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि C2 के लिए होमो कौन है, C2 के लिए लूमो कौन है, तो अपने को ये एमओ डायग्राम देखकर समझ में आना चाहिए कि जो हाईएस्ट एनर्जी वाला भरा हुआ होगा उसको बोलेंगे होमो, और उसके बाद जो खाली होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, लूमो। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो होमो और ल्यूमो है, इनको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो आपको अगर लिखना होगा तो ये टर्म भी मेंशन कर लेना, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
चले बेटा ना, ये होमो और ल्यूमो वाला जो पॉइंट है इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यही कुछ बातें हमें डिस्कस करनी थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ में क्या कहानी है, हेडिंग डाल लीजिएगा बॉन्ड लेंथ, और उसको समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ के अंदर हमें फैक्टर्स के हिसाब से समझना है। ठीक है, याद करिए जैसे हम लोगों ने बॉन्ड एंगल पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि बॉन्ड एंगल में सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। वैसे बॉन्ड लेंथ में क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, एक बार बताओ, अगर बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आता तो सबसे पहला काम क्या करोगे, क्या निकालोगे? बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। गलत है। जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आया है ना, तो मैक्सिमम टाइम जब बच्चों से पूछा जाता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही है, तो बच्चों का सबसे पहला जवाब वही आता है जो आपने जवाब दिया, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। क्योंकि बच्चों ने क्या सुना होता है कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर का जो फैक्टर वो लगता है, बॉन्ड लेंथ पे बॉन्ड ऑर्डर का भी फैक्टर लगता है, लेकिन सबसे पहला फैक्टर कौन सा लगाते हैं बेटा? नंबर ऑफ शेल्स। याद करिए, शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है बेटा? बढ़ता है। ये रेडियस से बढ़ते हुए आ रहे हैं, और वही जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते थे बेटा? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, DAA, DAB जो हम लिखा करते थे उसी को हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते थे, और वही क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला फैक्टर आप क्या निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ शेल्स। अब एक बात बताओ, अगर शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, तो मुझे बताइए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा बेटा? बढ़ेगा। तो शेल नंबर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। मतलब दोनों कैसे होंगे बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया गया, और एग्जांपल के फॉर्म में मैं ले लेता हूं। मान लीजिए आपको दिया HF, HCl, HBr और HI। ये जो चार मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे, ये कईयों बार आपके सामने आ चुके हैं। ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड से लेकर अभी तक आपके सामने आ रहे हैं। इनमें हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह भी बात करी थी, HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, मुझे बताओ, आपको बोला इसके अंदर बॉन्ड लेंथ निकालना है, किसकी बॉन्ड लेंथ निकालोगे? HF में, HCl में, HBr में, HI में, एक ही तो बॉन्ड है, उसी की लेंथ निकालोगे पहली बात तो। कई ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें कई सारे बॉन्ड्स हो, तो उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि भाई किसकी लेंथ पूछ रहा है, अगर कुछ दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो समझ में आ रहा है HF, HCl, HBr, HI देगा। मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ का सबसे पहला फैक्टर कौन सा लगाएंगे बेटा? शेल नंबर। तो शेल नंबर इसका क्या है? 1 2, इसका क्या है बेटा? 1 3, इसका क्या है बेटा? 1 4, इसका क्या है बेटा? 1 5। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब है सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? HF, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? HCl, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी बेटा? HBr, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? HI। दिस इज द आंसर। एक बात समझेंगे ध्यान से, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब पीरियोडिक टेबल में हमने हाइड्राइड्स की बात करी थी, तो मैंने बोला हाइड्राइड्स में आपको देखना होता है एस ब्लॉक का हाइड्राइड है या पी ब्लॉक का हाइड्राइड है, और दोनों में HF, HCl, HBr, HI जाने पर सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता था? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। और नीचे वाला बॉन्ड क्यों टूटता था? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा होता था, और सबसे पहले टूट कर ये क्या देगा? H+ या H-? H+। जो जितनी जल्दी H+ देता है उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पैटर्न पे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया F2Cl2 Br2 और I2, और आपको बोला बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो मुझे बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी निकालेंगे बेटा? यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन है, आयोडीन आयोडीन है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आते ही पहला फैक्टर क्या लगाओगे बेटा? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बताइए। फ्लोरीन फ्लोरीन में 2 2, इसमें 3 3, इसमें 4 4, इसमें 5 5। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो F2 से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी बेटा? Cl2 की। Cl2 से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी बेटा? Br2 की। और Br2 से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी बेटा? I2 की। ये ऑर्डर बन के आ गया है ना। तो जब भी पहला फैक्टर आपके सामने आता है, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है बेटा? शेल नंबर। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। जैसे ही अपन ये दूसरा वाला क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो कई बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है, और वो है, याद करिए, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्वेश्चन जब अपन ने बीबीटी में किया था, तो अपन ने बोला था कि ये फ्लोरीन उठ के यहां जाता था। मैंने बोला था आप रहे ना रहे, लेकिन आपको कोई रातों रात कब्रिस्तान में से उठा के पूछ ले कि हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर पता होना चाहिए था, Cl2 Br2 F2 I2। वो ऑर्डर किसका था? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और ये ऑर्डर किसका है? तो वो वाला दिमाग यहां मत लगाना, ठीक है? ये बताना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सुन नहीं रखा होगा तो हो सकता है आप ये लगा के आ जाए
आप बोलोगे वहां फ्लोरीन, फ्लोरीन में तो लोन पे रिपल्सन हुआ था, रिपल्सन होगा तो फ्लोरीन ऐसे चले जाएंगे, फ्लोरीन ऐसे चले जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। रिपल्शन जो होता है वो कैसा होता है, ये दोनों जो ये लोन पेयर है मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन के, तो रिपल्शन की वजह से जितनी ओवरलैपिंग होनी थी ना वो ओवरलैपिंग उतनी नहीं हो पाती है, ओवरलैपिंग कंपेरेटिवली वीक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे भाग जाएंगे एक दूसरे से, ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखें बॉन्ड लेंथ में रिपल्शन का यहाँ कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे बॉन्ड लेंथ में आपको क्या देखना है बेटा, नंबर ऑफ शेल, और शेल के अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं, पहले नंबर के फैक्टर के बाद आते हैं सेकंड नंबर के फैक्टर पे, और बेटा बॉन्ड शेल नंबर के बाद जो दूसरा नंबर का फैक्टर आता है वो कौन आता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, जिसे आप फर्स्ट फैक्टर बोल रहे थे, बेसिकली उसको अपन को सेकंड नंबर पे देखना है। अब इधर ध्यान दें, बॉन्ड ऑर्डर से क्या होगा, अभी हमने एमओटी में डिस्कस किया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो यहां पर जो रिलेशन बन के आएगा दैट इज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये फैक्टर नंबर 2 कब लगाना है, जब फैक्टर नंबर 1 काम में ना आए। इसका मतलब है जब तक शेल नंबर अलग है शेल नंबर से आंसर जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां 2 हो तो यहां भी 2 हो, तो यहां भी 2 हो, जब शेल नंबर सेम हो जाएगा ऐसे केसेस में आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया, पहला एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया बेटा C2H2, एक एग्जांपल दिया गया बेटा आपको C2H4, और एक एग्जांपल दिया गया बेटा आपको C2H6। और इसमें आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है बेटा, कार्बन कार्बन। ये बात बताओ मुझे, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है तो बेटा सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे बेटा, शेल नंबर। ये बात बताओ, कार्बन कार्बन का जो शेल नंबर यहां होगा वही शेल नंबर तो यहां भी होगा, कार्बन कार्बन का शेल नंबर थोड़ी बदलेगा, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कार्बन कार्बन का शेल नंबर यहां भी 2 है, कार्बन कार्बन का शेल नंबर यहां भी 2 है, और कार्बन कार्बन का शेल नंबर यहां भी 2 है। अब मतलब शेल नंबर काम में नहीं आ पाएगा। अब शेल नंबर काम में नहीं आएगा तो सेकंड नंबर पे कौन सा फैक्टर लगाओगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर की कहानी सुनिएगा, लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का जब क्वेश्चन आएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर पे आप पहुंच गए, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए अलग अलग कहानियां हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए अगर 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का कोई डायटोमिक स्पीशीज है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या लगा दोगे, एमओटी। अभी हमने एमओटी में पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते कैसे निकालते कैसे निकालते। मान लीजिए कोई ऑक्सी एनायन टाइप का स्पीशीज दे रखा है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको लगाना पड़ेगा रेजोनेंस, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + π/σ। ऐसे भी निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तरीके देखो, और इसके अलावा अगर ये दोनों ना हो तो फिर जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, और स्ट्रक्चर बना के आप चेक करोगे कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। मुझे बताइए, क्या ये 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन के डायटोमिक है क्या, नहीं। क्या इनमें से कोई ऑक्सी एनायन है क्या, नहीं। मतलब इनके लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर, और इनके स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको आते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अपने को लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में आप जानते हो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा बेटा, एल्काइन के, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा बेटा, एल्कीन, और ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा बेटा, एल्कीन। अब जरा जब आप इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना है बेटा, कार्बन कार्बन पे, ध्यान से देखिएगा। और कार्बन कार्बन पे यदि मैं फोकस कर रहा हूं तो कार्बन कार्बन का आपको क्या निकालना है बेटा, यहां पर शेल नंबर तो देख लिया आपने, शेल नंबर हर जगह क्या आ जाएगा, 2 उसके बाद क्या निकालना है बेटा आपको, बॉन्ड ऑर्डर। कौन से वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर देखना है, सीसी, वही पूछा है। किसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है बेटा, सीसी। किसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है बेटा, सीसी। मुझे बताइए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका, 3, यहां पर क्या आ रहा है 2, यहां पर क्या आ रहा है 1। मुझे बताइए शेल नंबर तो सेम है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओगे तो बेटा C2H2 के अंदर जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, C2H4 के अंदर जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, और C2H6 में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये ऑर्डर निकल के आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं इसी तरह का, देखिएगा ध्यान से। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया गया N2H2, और एक एग्जाम्पल दिया गया बेटा N2H4, और बोला गया इसके अंदर कौन सी बॉन्ड लेंथ निकालनी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ध्यान सुनना, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, शेल नंबर निकालेंगे। अच्छा, अगर शेल नंबर निकालेंगे तो किसका शेल नंबर निकालेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का शेल नंबर क्या होता है बेटा, 2 तो यहां भी शेल नंबर 2 आएगा, यहां पर भी शेल नंबर 2 आएगा, यहां पर भी शेल नंबर 2 आएगा।
इसका मतलब पहला फैक्टर जो शेल नंबर है वो तीनों जगह क्या हो गया बेटा, सेम। और अगर पहला फैक्टर शेल नंबर सेम हो गया तो दूसरे नंबर पे आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए अलग अलग तरीके, ये क्या 1 से लेकर 20 का डायटोमिक है या नहीं है बेटा, है। तो इसमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या लगा दोगे बेटा, एमओटी। एमओटी 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन का एमओटी मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। और वैसे भी हमको इसका स्ट्रक्चर भी आता है, बट हम डायरेक्टली बिना स्ट्रक्चर के भी इसको एमओटी से सॉल्व कर सकते थे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ जाता है बेटा, 3। अगले वाले पे चले, ये दोनों में से ना तो कोई डायटोमिक है और ना ही ऑक्सी एनायन है, मतलब इनका आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, स्ट्रक्चर। मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल एटम इनमें से क्या पहचान सकते हो, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन। यहां पर भी कौन है बेटा, नाइट्रोजन। ध्यान सुनते जाना, नाइट्रोजन बना दिया, नाइट्रोजन बना दिया। यहां पर भी सेंट्रल एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बना दिया, दोनों सेंट्रल एटम आसपास बना दिया। कितने हाइड्रोजन आ रहे, 2, तो एक सिमेट्रिकली बांट दो, एक एक। यहां कितने हाइड्रोजन आ रहे, 4, तो 2 इसको दे दो सेंट्रल एटम के आसपास और 2 साइड एटम इसको दे दो। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन जब साइड एटम में आता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बेटा, सिंगल। तो हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करी। यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। और 3 अनपेड है तो 3 की पेयरिंग के लिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अभी इस नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1। इसने कितना बनाया, 1। अभी इसके पास कितने अनपेड है, 2। उसके पास भी कितने अनपेड है, 2। मतलब यहां पर दोनों के पास डबल बॉन्ड बनाने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। यहां पर बताइए, नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड थे, 3। 3 में से 2 अनपेड की पेयरिंग हो गई, तो इसके पास कितना अनपेड बचा, 1। इसके पास कितना अनपेड बचा, 1। तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से अपने को स्ट्रक्चर बनाने के तरीके भी सीखने धीरे धीरे, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें किसके ऊपर फोकस करना है बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड पे। तो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कैसा, ट्रिपल। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कैसा बॉन्ड आ रहा है, डबल। और यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कैसा बॉन्ड आ रहा है बेटा, सिंगल। तो 3 2 1, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओगे तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी, N2 की। उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी बेटा, N2H2 की। रबर जलने से स्मेल आ रही है, ठीक है। और यहां पर क्या आ रहा है बेटा, N2H4 टाइप का, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, शेल नंबर। दूसरे नंबर पे क्या लगाएंगे बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अभी इसके ऊपर और भी केसेस डिस्कस करने हैं, लिखो उसको फटाफट, लिख लो, मतलब इतना नोट कर लो, बाकी इसके आगे का डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल में जहां जहां तक के टॉपिक, जैसे एमओटी तक हो गया तो वहां तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार कर लेना, ताकि उसको डिस्कस कर लेंगे फिर।